Morning, dear students. Hope you are doing well. Today we are here with our English grammar topic that is of writing skills, data analysis part 1. Data analysis, or we can even call it as analytical paraphrase or paragraph. Okay. So we'll discuss a very important topic of this writing skills as data analysis plays a very important role, especially for the commercial student, the commerce student, right? Because commerce students go through the graphs and all such things, right? And even other students also learned a lot about graphs, charts, and all such, right? So data analysis is something like to analyze the given data, right? So we'll go through it so that you can able to get it very well. So let's start it. Data analysis or analytical paragraph, analyze करना किसी चीज को, ठीक है? So what is data analysis? Data analysis or analytical paragraph is a form descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, tables, etc. Yes, these are the varieties of data through which we can able to analyze it. ठीक है, कितने टाइप के डेटाज आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप देखते हो तो उसमें चार्ट के थ्रू एक्सप्लेनेशन होता है, ग्राफ्स के थ्रू कोई डेटा हो, कोई आउटलाइंस या टेबल्स के थ्रू होता है, कोई क्लूज के थ्रू होता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ डेटास टू एनालाइज. ओके. When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. डेटा को देखकर उसके उसे समझकर उसके बेस पर हमें बहुत सारे फैक्ट्स लिखने होते हैं रिलेटेड टू डेटा, राइट? उसमें रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हमें राइट डाउन करनी है. Features of data analysis. Let's learn the features. It describes the given chart, table, data, graphs, clues, etc. ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये किसी भी चार्ट को, टेबल को, डेटा को या ग्राफ्स या क्लूज वॉट एवर इट्स बीइंग गिवन, उसे देखकर आपको उसे एनालाइज करना है, ठीक है? उसका जजमेंट निकालना है, उसे समझना है और उसे आपको ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास आपको ये बहुत इजी होगा बिकॉज इन इकोनॉमिक्स वी लर्न लॉट्स ऑफ ग्राफ्स, राइट? इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारे जैसे डिमांड का हमने ग्राफ देखा है, डायग्राम देखा है और सप्लाई के डायग्राम्स देखे. सो वी हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ डायग्राम्स एंड below the diagrams the explanation of the diagram is given, right? So that is we call what? Data analysis. Okay, so it should be brief and comprehensive, include complete information at the same time. ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए आपका पैरा और बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ब्रीफ एंड कम्प्रीहेंसिव. इतना कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए कि आप उसमें उस डेटा की सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिख सको. इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट. चार्ट में रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो भी आपको स्टेट करने हैं. It is necessary to make use of simple and accurate language. See, ये जो ग्राफ्स है, टेबल है, डेटा है, ये सारे चीजें ऐसी चीज है कि जिसके लिए कोई टिपिकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, राइट? थ्रू द पिक्चर, थ्रू द डायग्राम, through the table, you can able to justify what it's given. For example, कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हैं, so there are sign boards of traffic, right? आप बहुत सारे साइन बोर्ड्स देखोगे, ओके तो वो साइन बोर्ड्स को आपको रीड करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट रिक्वायर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर इट. थ्रू द साइन यू कैन एबल टू गेट एंड जस्टिफाई व्हाट इट मीन्स. सो डेटा एनालिसिस इज समथिंग लाइक दैट. हमेशा कोशिश करो व्हाइल राइटिंग अ डेटा एनालिसिस या किसी भी डेटा को एनालाइज करते टाइम, use a simple and accurate language. Okay, it should mention figures and quantities appropriately. डेटा में जो quantities दी है या जो figures दिए हैं वही figures आपको आपकी information में put up करने हैं. उसमें कोई figures में या numbers में changes नहीं होना चाहिए. It is appropriate to use the same tense throughout the analytical paragraph.
ये भी जरूरी है कि वो जो भी डेटा जो भी टेंस में है उसी टेंस में आप अपना पैराग्राफ एनालाइज करें। नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड। मुझे ऐसा लगता है या मेरे हिसाब से ये डेटा में ऐसा नहीं दिया गया है या ये डेटा ऐसा कह रहा है, ये सब कुछ उसमें नहीं लिखना है। कोई भी आपका पर्सनल ओपिनियन, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स या आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशंस की जरूरत यहाँ नहीं है। व्हाट इज गिवन इन द डेटा, राइट अकॉर्डिंगली। ओके, इट इज प्रेफरेबल टू यूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। बहुत जरूरी है कि हमेशा एक पैसिव फॉर्म में ही आप यूज करो। अब ये पैसिव फॉर्म क्या है, वी ऑलरेडी लर्न इन ग्रामर। हम एक्टिव पैसिव जानते हैं, राइट। द वर्क इज डन बाय हिम, तो ये क्या हो गया, ये पैसिव फॉर्म हो गया। तो कोशिश करो कि जब भी लिखो वो पैसिव फॉर्म में ही लिखो। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो याद करने की जरूरत है। द डाटा एनालिसिस हैज टू बी रिटन इन अराउंड 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, डाटा एनालिसिस हमेशा इतने वर्ड्स में होना चाहिए, नॉट मिनिमम, नॉट टू लेंथी। ओके, the paragraph must use clear, crisp language along with providing complete details of the chart given in the question. जो भी questions आपको mention किया है या जो भी chart tables या whatever it's being given to you, उसमें एक बहुत ही clear, simple, accurate language use करो, crisp language use करो और कोशिश करो कि उस data से related सारी informations you can able to write it down or provide. Okay. फॉर्मेट ऑफ डेटा एनालिसिस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। फर्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये कुछ 1-2 लाइन का होना चाहिए और डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। अगर ज्यादा भी है देन इट्स फाइन। अराउंड 1-2 लाइन्स में आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्राफ का सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में ये बता रहा है। फिर आता है बॉडी यानी मेन कंटेंट। ये क्या एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। फिर ग्राफ क्या है, किस बारे में ग्राफ है, उसका टॉपिक क्या है, वो क्या बताना चाहता है, उसके यूज रेलेवेंट फिगर्स, आप उसमें जो भी फिगर्स दिए हैं वो यूज कर सकते हो। उसके ट्रेंड्स यूज कर सकते हो कि जैसे अभी की ट्रेंड्स क्या है, हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे, यू विल गेट इट क्लियर। बट ट्रेंड्स भी देख सकते हो। सपोज आपको एक ऐसा ग्राफ दिया है जिसमें फैशन ट्रेंड्स मेंशन किए हैं ईयर बाय ईयर्स, जैसे 1960s से लेकर अभी तक के सारे फैशन ट्रेंड्स के बारे में दिया है कि कौन कितना ट्रेंड्स फॉलो करता है। तो यू कैन एबल टू गेट कि अभी ओल्ड इज गोल्ड हो रहा है, अभी वापस पुराने फैशंस फिर से आ रही है, तो दैट इज वी कॉल्ड ट्रेंड्स। ठीक है, मेक कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। अगर दो कंट्री की इकोनॉमीज दी है, मेंशन की है कि भाई इसे कॉन्ट्रास्ट करो और इसे कंपेयर करो, तो इस टाइप के ग्राफ दिया है तो आपको उसको कंपेयर करना है कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या चेंजेस है, राइट, दोनों कॉन्ट्रास्ट कैसे एक दूसरे से। डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ्स इफ रिक्वायर्ड। आप सिर्फ एक कंटिन्यू पैराग्राफ में नहीं बट सब पैराग्राफ्स में भी कर सकते हो। लास्ट कम्स कंक्लूजन। कंक्लूजन दैट इज ऑल अबाउट द डेटा। ठीक है, कि आपको जो भी डायग्राम या जो भी चार्ट्स वगैरह जो भी प्रोवाइड किया है उसे लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूड करो कि इसका ओवरऑल व्यू क्या है, या ये डेटा लास्टली आपको क्या समझाना चाहता है उसे समर अप करो। ठीक है, ग्राफ की समरी करो। नाउ इंट्रोडक्शन क्या यूज कर सकते हो, वर्ड्स आप कैसे लिख सकते हो वो देखते हैं। The introduction is the first paragraph that should be described in brief what the graph is about. Introduction पहला एक ऐसा पैराग्राफ होगा जो डिस्क्राइब करेगा कि फर्स्ट पैराग्राफ आप ये बताओगे कि ग्राफ किस बारे में है, टॉपिक क्या है ग्राफ का। जैसे हम कोई भी लेटर लिखते हैं, स्पेशली इनफॉर्मल लेटर्स, राइट, तो हम उसमें सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, क्यों, सो दैट वी कैन एबल टू गेट द कंटेंट ऑफ द letter. In same manner, whenever we read the newspapers or magazines or something, there is always a headline or a title or something, so that we can able to get what is about. Okay, so introduction's first paragraph is something like this. It gives a brief information about the graph. It should be like an opening paragraph which introduce the reader to the context of the chart given. ये एक opening paragraph होगा, राइट, इंट्रोडक्शन जो है, जिसमें रीडर को आप ये इंट्रोड्यूस करोगे कि आज हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द चार्ट और द डायग्राम अबाउट। ठीक है,
When writing the introductory paragraph, you need not go into the details. First thing, जब आप introductory paragraph लिख रहे हो तो तब आपको उतने details में नहीं जाना है, क्योंकि detail के लिए हम second body जो हमारा main content है वहां जाएंगे. You just need to mention what is clearly evident. आपको सिर्फ clearly mention करना है कि भाई एक चार्ट किसके बारे में है, राइट या ग्राफ में क्या क्या क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उसे शॉर्ट एंड स्वीट में आप बता दो, या व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट अ ग्राफ, ये ग्राफ क्या है उसे शॉर्ट एंड स्वीट बता दो. इट इज बेस्ट टू राइट द इंट्रोडक्शन इन 1 or 2 लाइन्स. ये जरूरी होगा कि आप इंट्रोडक्शन 1 or 2 लाइन्स में लिखो, और अगर टॉपिक इस टाइप का है, इफ यू रिक्वायर्ड मोर देन यू कैन राइट इट. ओके, नाउ यूजफुल टिप्स फॉर राइटिंग डेटा एनालिसिस. अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो कुछ ऐसे यूजफुल लाइंस है जो आप यूज कर सकते हो. फॉर इंट्रोडक्शन यू कैन स्टार्ट विद द फॉलोइंग फ्रेजेस. द चार्ट गिवन अबव describes whatever जैसे describes the populations of the country, right, or describes a comparison between two countries like India and India's population and China's population, so and so. The table, अगर table दिया है तो you'll write the table suggests that blah blah blah. Then the line graph shows, अगर line graph दिया है, you should first of all need to identify what type of diagram it is, whether it is a chart, whether it is a table, whether it is a line graph, whether it is only a data, right, या ये पाई चार्ट है, ये कौन से टाइप का ग्राफ है, ये समझना बहुत जरूरी है और अकॉर्डिंगली आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो. The line graph shows the data given provides information about whatever. Then the pie chart illustrates. Okay, so this lines you can use in your introduction. Okay, the body of the paragraph. Now comes the second important part, that is the body of the paragraph. यानी second paragraph हमारा होगा body, or we can say the main content of our analysis. Okay, this part of the data analysis should contain details of the graph chart given in the question. ये पार्ट जो है डेटा एनालिसिस का, ये डिटेल्ड में आप उसे एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज द ग्राफ और अ चार्ट इज अबाउट. ठीक है, इट शुड कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. चार्ट और ग्राफ को में से आपको जो भी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है या जो भी इंफॉर्मेशन इट्स ट्राइंग टू गिविंग, यू शुड अंडरस्टैंड एंड राइट इट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस. It is extremely important to choose the significant details that should be included in the paragraph. बहुत जरूरी है कि जो भी आप डिटेल्स important डिटेल्स उसमें से चूज कर रहे हो, वो एक तो सिग्निफिकेंटली उससे रिलेट करती हुई होनी चाहिए ग्राफ या चार्ट से, और वो आपके पैराग्राफ में डिटेल्ड में प्रॉपरली समझाई होनी चाहिए. The body can be broken into 2 or 3 subparagraphs depending on the information extracted from the graph. अब ग्राफ सिंगल ग्राफ है या डबल्ड ग्राफ है, यानी दो कंट्रीज को या दो चीजों को कंपेयर करता हुआ ग्राफ है, ग्राफ या चार्ट या व्हाटएवर ये कौन से टाइप का है, उसके बेसिस पर आपका द बॉडी डिपेंड करेगा. अगर वो काफी डिटेल्ड में है, ट्रिपल्ड ग्राफ है, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी और कंटेंट की लेंथ बढ़ाओगे. ठीक है, सो आप चाहो तो उसे 2 या 3 सब पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच इज डिमांडेड फ्रॉम द डेटा. Breaking the body into sub-paragraphs make it easy for the reader to understand. अब आप एक ही पूरा पैराग्राफ एक पेज का लिखो और उसी ही पैराग्राफ को आप 3 से 4 सब पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखो तो ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लगेगा, यू कैन अंडरस्टैंड. प्लस सब पैराग्राफ्स में डिवाइडेड जो होगा इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, प्लस एज वेल एज आई कैन से रीडर को भी पढ़ने में मजा आएगा, बोरियत फील नहीं होगी. ओके, चलो अब इसे कैसे लिखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन. डेटा को पढ़ने के वक्त या ग्राफ या चार्ट्स को ध्यान से जब एनालाइज करते हो, सबसे पहला काम है ऑर्गेनाइज करो इंफॉर्मेशन को. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग कन्वेड बाय द ग्राफ. You should look for the large differences that are very prominent.
तुम्हें बहुत सारे डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, बहुत सारे कंपैरिजन फाइंड आउट करने हैं, जिसको आप ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो फाइंड आउट करो कि लार्ज डिफरेंस कौन सा है और कौन सी प्रोमिनेंट चीज यहाँ है जो एक्सप्लेन की जा रही है। You can mention the aspect which is the smallest or the largest in the data given. दूसरा कि डेटा में बहुत सारे फिगर्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, तो एस्पेक्ट रेशियो शो करो कि मिनिमम एस्पेक्ट रेशियो क्या है एंड द लार्जेस्ट एस्पेक्ट रेशियो कौन सा है, क्या मैक्सिमम क्या है, क्या डिफरेंस है उसके ईयर वाइज में, इन दैट मैनर यू कैन एक्सप्लेन। एनी एस्पेक्ट्स दैट आर सिमिलर शुड बी मेंशन नेक्स्ट। उसके बाद पहले स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एस्पेक्ट्स डेटा के बताओ, उसके बाद जो एस्पेक्ट सिमिलर जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करो। यू शुड फर्दर मेंशन अबाउट द एस्पेक्ट्स दैट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड और कांस्टेंट थ्रू आउट। और इसके बाद आप लोग ऐसे एस्पेक्ट्स उठाओगे जो या तो अनचेंज्ड है या तो कांस्टेंट है थ्रू आउट। सबसे पहले सबसे छोटा एस्पेक्ट और लार्जेस्ट डेटा में जो भी डिफरेंस है उसे एक्सप्लेन करो। उसके बाद सिमिलर डेटा या एस्पेक्ट्स जो है उसे एक्सप्लेन करो एंड देन आफ्टर एक्सप्लेन द अनचेंज्ड एस्पेक्ट्स और वी कैन से द कांस्टेंट ऐसा कोई एस्पेक्ट जो मेंशन किया है थ्रू आउट द डेटा। ओके, नेक्स्ट कम्स कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को कैसे कंपेयर करोगे, जैसे कहा कि अगर दो डिफरेंट पार्टीज का एक चार्ट बनाया हुआ है या चार्ट मेंशन किया हुआ है, जैसे मैन एंड वुमेन, लेट्स सी द लिटरेसी रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, सो मैन और वुमेन का लिटरेसी रेशियो क्या है, या वी कैन से द पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया। तो मैन की कितनी पॉपुलेशन, वुमेन की कितनी पॉपुलेशन विद अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, तो ये दोनों को आपको रेफर करके अपना एनालिसिस करना है। इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रास्ट, अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रास्ट है, कोई डिफरेंसेस है, तो उसे मेक आउट करो। अगर कोई कंपैरिजन दिया हुआ है तो उस पर गौर करो, राइट, और उस चीज को बहुत ही इफेक्टिवली प्रेजेंट करो। इफ द चार्ट इज अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे मैंने कहा कि अगर ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बताया है तो उसे हाईलाइट करो, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में क्या क्या ट्रेंड्स में चेंजेस आए हैं। जैसे मैंने कहा 1960s, अगर चलो मैन एंड वुमेन्स का बताया है तो मैन एंड वुमेन्स लिटरेसी रेशियो फ्रॉम 1960s टू 2020 क्या क्या डिफरेंसेस आए और वो डिफरेंसेस आने के कारण क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके ट्रेंड्स को हाईलाइट करो कि अभी क्या है और पहले के जमाने में क्या फर्क था, अभी का ट्रेंड क्या समझा रहा है, सेवरल ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। वो सारी चीजों को बहुत ही कंसाइज मैनर में, बहुत ही सूटेबल मैनर में, बहुत ही एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट लैंग्वेज के साथ मेंशन करना है। If any comparison or contrast can be done for 2 or more years, you should write about it. अगर कोई comparison या contrast 2 से ज्यादा years का दिया है तो उसे भी डिटेल में एक्सप्लेन करो। Next comes mentioning qualities. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी ग्राफ, कोई भी चार्ट, उसकी क्वालिटीज क्या है उसे मेंशन करना। When including numbers or figures, their accuracy must be ensured. क्वालिटीज का मतलब कि अगर वहां 1950 ही लिखा है तो यू कैन नॉट राइट 52 और 55 और 60। ये एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर वहां बोला 1950 में अगर विमेन लिटरेसी रेट इज 20%, तो you have to write only 20%. You cannot suggest your own percentage. Okay, so this is what we call qualities. कि आपका यहाँ कॉन्सेंट्रेशन देखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन मार्क होगा कि आप वहां जो डिटेल्स मेंशन किए उसे सेम पुट ऑन करते हो या नहीं, खास करके फिगर्स और नंबर्स को। There are a number of ways that can be used to describe quantities. For example, percentage, fractions, ratios, etc. बहुत सारे ऐसे नंबर्स ऑफ वेज होंगे, वेजेस होंगे जिससे आप उसे क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे परसेंटेज है, फ्रैक्शंस है, रेशियोज है, एक्सेट्रा। मैं फ्रैक्शंस या रेशियोज की बात करूं, अगर वहां दिया है कि आई कैन से कि समथिंग हाफ अ डेकेड, since half a decades it have been changed, तो half a decades यानी 1 decade equals to 10 years, तो half a decades यानी 5 years,
राइट तो पिछले 5 साल से ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मेंशन करने, तो आप उसको अपने वर्ड्स में, अपने रेशियोज में लिख सकते हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऊपर से जो डेटा उन्होंने हाफ अ डिकेड्स लिखा है तो आप भी हाफ अ डिकेड्स लिखो, उसे अपने नंबर्स में मेंशन करो इन अ प्रॉपर मैनर। तो वो फ्रैक्शंस है, रेशियोज है, वो भी आपको मेंशन करना आना चाहिए। नाउ सेकंड, बॉडी को आप कैसे लिख सकते हो, वो टिप्स है, यूजफुल टिप्स फॉर राइटिंग डेटा एनालिसिस ऑफ कंटेंट। फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स यूज फ्रेजेस एंड वर्ड्स। अगर आपको किसी ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करना है तो आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो या फ्रेजेस यूज कर सकते हो। पैटर्न ऑफ ग्रोथ, रैपिडली डबल्ड, कोई चीज दुगनी तेजी में बढ़ रही है तो आप लिखोगे रैपिडली डबल्ड। स्काई रॉकेटेड, बहुत फास्टली जा रही है, स्काई रॉकेटेड। स्ट्राइकिंग इंक्रीज, यानी सडनली कुछ चीज इंक्रीज हो गई। पिक्ड, मतलब वो अपने पिक पर पहुंच गया, इतना आगे निकल गया, कुछ ऐसा कुछ। सोरिंग रेट्स, यानी जो रेट्स बढ़ रहे हैं वो बहुत सॉर मैनर में, खट्टे, सोरिंग का मतलब यूजुअली खट्टा होता है, बट यहाँ पे सोरिंग रेट्स यानी अनसेटिस्फाइड रेट्स। ओके, डिक्लाइंड, अगर वो नीचे जा रहा है तो डिक्लाइंड यूज करो। लेवल्ड ऑफ, यानी किसी के साथ उसने लेवल बना दिया तो लेवल्ड ऑफ यूज करो। स्टैग्नेटेड, यानी वो स्टेबल है तो स्टैग्नेटेड, या एक जगह चिपक गया या वहीं का वहीं है तो यू कैन यूज स्टैग्नेटेड। फ्लक्चुएटेड, यानी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो फ्लक्चुएट वर्ड यूज करो। स्टार्टिंग टू राइज, यानी राइज होने के कगार पे है तो यू कैन यूज सच अ टाइप्स ऑफ फ्रेजेस और वर्ड्स टू डिस्क्राइब ट्रेंड्स। ठीक है, नाउ फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज, जैसे यहाँ क्वांटिटीज की बात की है तो उसकी भी बहुत सारी वेरियस स्टाइल होती है, जैसे 48% ऑफ, या 1/3 ऑफ, या नियरली 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट 80% ऑफ। तो ऑलमोस्ट और ये नियरली और उन सब में काफी डिफरेंस है, इसका मीनिंग तुरंत बदल जाता है, तो यू शुड नो विच वर्ड शुड बी यूज्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट कम्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है अब इसका, यानी लास्ट जो पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन होगा, वो कैसे लिखोगे। The last paragraph should summarize the idea mentioned and the information in general. Last paragraph short and sweet होगा, एक summaries आप mention करोगे और उससे related जो भी information है वो। It should be concluding in nature and act as the closing statement. ये ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ही satisfied conclusion दे रहे हो, so it is called concluding in nature, और एक closing statement जैसा दिखना चाहिए। One should keep in mind that one must not include any personal opinions, conclusions or observations. ये बात पहले भी हमने डिस्कस की कि यहाँ आप अपने पर्सनल ओपिनियंस डिस्कस नहीं करोगे, ना ही ऐसा कोई कंक्लूजन आप दोगे अपने हिसाब से, ना ही अपना ऑब्जर्वेशन शो करोगे। यू शुड सिंपली स्टिक टू द फैक्ट्स, आपको जो फैक्ट्स दिए हैं उस पर ही चिपके रहना है और उससे रिलेटेड ही बात लिखनी है, नॉट योर पर्सनल ओपिनियंस एट ऑल। You need not dispose of the information to write a good data analysis. हमेशा हम कोशिश करते हैं हमारा डेटा एनालिसिस अच्छा हो, इसलिए भले उसमें जो भी लिखा, मतलब डेटा जो भी मेंशन कर रहा हम उसकी तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रियल फैक्ट्स है, कड़वा सच है, तो यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, द की इज टू चूज वाइजली द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आप पहले तो कौन से इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे चूज कीजिए, उसे ऑर्गेनाइज कीजिए अपने हिसाब से, और फिर उसे करेक्ट फैक्ट्स के साथ अपनी समरीज में पुट ऑन कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने पूरा डेटा एनालिसिस समझ लिया, क्या होता है, कैसा होता है। नाउ लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ डेटा एनालिसिस। ओके, सो डेटा एनालिसिस एग्जाम्पल्स एंड सैम्पल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज फॉर 11th स्टैंडर्ड स्पेशली दिस इज गोइंग टू कम इन योर सेकेंड टर्मिनल एग्जाम। ओके, so the question is, below is a graph given showing birth and death rates in a country from 1901 to 2101. Write an analytical paragraph. अब के बाद नेक्स्ट हम जो ग्राफ देखने जा रहे हैं वो क्या दिखा रहा है, वो बता रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट बता रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री के, कहां से कहां तक, 1901 से लेकर 2101 तक। सो उसके बेस पर हमने एनालिटिकल या एनालाइज करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। लुक एट हियर नाउ,
ये एक कौन सा ग्राफ है? ये एक लाइन ग्राफ है. ओके, अब यहां देखो कि ऑन द एक्स एक्सिस and y axis are given. On one side you can found births and deaths, ठीक है, and other side you can found the years. birth and deaths thousands में दिखाया जा रहा है, यानी 10 मतलब 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 in that manner. And the year is mentioned from 1901 to 2101 तक, ठीक है. अब यहाँ जो ब्लैक डार्क लाइन यू कैन सी दैट इज द लाइन ऑफ द बर्थ रेट, ठीक है, एंड द लाइट ग्रे लाइन यू कैन सी दैट शोज द डेथ रेट, ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस पैराग्राफ नाउ, दिस डेटा. अब इस डेटा के बेस पर हम इसे कैसे एनालाइज करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मैंने वही लिखा है. द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101. ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई ग्राफ क्या बता रहा है, ये बर्थ रेट और डेथ रेट बता रहा है इस यहां से यहां ईयर तक के, ठीक है. अब आता है हमारा मेन कंटेंट. सिंस अब 1901 से शुरू करते हैं. सी यू कैन जस्ट यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ को समझने की कोशिश करो कि 1901 में आप देख सकते हो कि जो डेथ रेट थी वो काफी कम थी, वो 10,000 से भी नीचे थी. फिर 1921 में वो 10,000 के ऊपर क्रॉस करके अराउंड आई कैन से 15,000 तक पहुंची. 1941 में वो और क्रॉस कर रही है अराउंड 18,000 के आसपास. 1961 में वो 20 को क्रॉस कर रही है, राइट. सो इन दैट मैनर यू कैन सी कि स्लोली एंड स्टेडीली डेथ का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, यानी डेथ्स इंक्रीज हो रही है. ओके, एंड इन बर्थ ऑल्सो यू कैन सी द सेम थिंग, राइट, कि 1901 में बर्थ रेट थोड़े कम थे, धीरे धीरे ये बर्थ रेट बढ़ते ही जा रहे हैं. बट यू कैन सी द स्टेबिलिटी हियर. डेथ रेट की स्टेबिलिटी देखो कि 15 एक सेकेंड, यू कैन सी कि दैट 2041 ईयर 2041 से लेकर 2101 तक द स्टेबिलिटी इज फाउंड के 15,000 से 16,000 के बीच में डेथ्स रहे हैं. और बर्थ देखो कि बर्थ रेशियो पहले बहुत पीक तक गया, 60,000 के ऊपर गया अराउंड 1961 में. धीरे धीरे वो रिड्यूस होता गया, बट एक स्टेबिलिटी बर्थ रेशियो में आई, दैट इज वी कैन से अराउंड वही उसी वक्त, दैट इज 2041 से 2101 तक, ठीक है. सो यहाँ आप देखोगे कि डेथ रेट और बर्थ रेट इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द पॉइंट 2041. और ओके, एंड इसके बाद हमारा जो बर्थ रेट है वो स्टेबल जा रहा है. सो दिस वाज व्हाट वी अंडरस्टूड अबाउट ग्राफ. अब देखते हैं इसको एनालाइज कैसे करना है. Since 1901, the birth rate has remained more than the death rate until 2041. 1901 से हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है. यस, ये हम देख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज डेथ रेट इज लेस देन 10,000 और बर्थ रेट इज 20,000 अराउंड, ठीक है. बट ये कहाँ तक स्टेबल जा रहा है, कहाँ तक ये सेम जा रहा है. यू कैन सी बर्थ रेट ऊपर जाके 2041 तक दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, और उसके बाद का सिनेरियो चेंज हो गया. क्या चेंज हुआ कि उसके बाद डेथ रेट्स बढ़ गए और बर्थ रेट्स कम हो गए, ठीक है. बर्थ रेट वाज 20,000 in 1901 and started increasing gradually. और ये भी एक फ्रेज यूज हुआ कि धीरे धीरे वो बढ़ रहा है. इट पिक्ड अप. अब देखो पिक्ड इन यानी जोरों शोरों में कहां पहुंचा. मैंने अभी बोला कि 1961 में इट्स हाईएस्ट, राइट. तो पिक्ड इन कब हुआ, 1961 में. अराउंड कितना बोल रहे हैं, 65,000 हो रहा है, 60 और 70 के बीच में है. तो फिर फ्रॉम 1961 फिर 1961 के बाद यू कैन ऑब्जर्व कि वो फ्लक्चुएट होने लगा. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए उसमें, ठीक है. बहुत बार मल्टीपल टाइम्स वो फ्लक्चुएट हुआ. कहां तक गया, वापस 50,000 के आसपास नीचे उतरा, फिर से वो ऊपर गया 60,000 में, ठीक है. दैट इज अराउंड 1981 और 2001 के बीच वाली लाइन है.
इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फॉर, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट डिक्लाइन होता जा रहा है और डेथ रेट बढ़ते जा रहे हैं, राइट. इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फॉर द कमिंग years रीचिंग. अब यहाँ देखो कि हम ये सोच रहे होंगे या मस्ट बी थिंकिंग कि भाई अभी तो हम 2021 में है, यहाँ तो 2101 का बता दिया, तो ये कैसे. हमने यहाँ एक्सपेक्टेशन रखी है कि इसके चांसेस ऐसे है, इसलिए यहाँ पे बोला है कि कमिंग ईयर्स 2021 तक हमें पता है, तो इट इज सेड दैट कमिंग ईयर्स में ऐसा अप्रोक्सीमेटली माना जा रहा है कि 42,000 तक जाएगा 2101 तक. ठीक है. सो अब नेक्स्ट क्या कहा है देखो. On the other hand, the death rate stood at around 10,000 in 1901. ये हमने पहले देख लिया कि बर्थ रेट से डेथ रेट कम है, राइट. एंड देन हैज इंक्रीज, और उसके बाद वो जस्ट ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है स्टडीली, राइट. वो ऊपर ही जाता जा रहा है. इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली यानी ड्रास्टिकली, जो वर्ड मैंने यूज किया. 2021 के से शुरू हो गया, ड्रास्टिकली वो बढ़ता जा रहा है बिफोर लेवलिंग ऑफ, और हमने देखा कि वो दोनों लेवलिंग ऑफ कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 60,000 बिटवीन 2061 एंड 2081. द ग्राफ इंडिकेट्स अ स्लाइट डिक्लाइन. उसके बाद हम एक डिक्लिनेशन देख रहे हैं, धीरे धीरे डेथ्स नीचे आ रही है, राइट. 2101 में. इसके बाद द ग्राफ शोज द ह्यूज गैप. ग्राफ ने एक ग्रेट गैप देखा. अब ये कंक्लूजन समझने की कोशिश करो कि बर्थ रेट और डेथ रेट में कितना गैप है 1961 से लेकर 2001 तक, वो हमने समझा. However, this gap is expected to धीरे धीरे ये गैप रिड्यूस होते गए 2001 के बाद के years में. Overall, as opposed to the prevailing trends, क्योंकि ऐसा हम कह सकते हैं कि prevailing trend से काफी अलग जा रहा है. The death rate will be more than the birth rate in the latter half of the 21st century. ठीक है, लेटर हाफ यूज किया देखो यहाँ पे, यानी 21st सेंचुरी के बाद के टाइम में, राइट, ऐसा कहा जाएगा कि डेथ रेट ज्यादा होंगे और बर्थ रेट कम होंगे. बिकॉज अभी का ट्रेंड यही है कि फैमिली प्लानिंग और लोग ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट. सो पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से ये जो प्रिवेलिंग ट्रेंड्स है उसकी वजह से डेथ रेट ज्यादा होगी और बर्थ रेट कम होगा. So this was the first question and now we'll move to the second one. और एक मैंने यहाँ पे दिया है, the chart shows the division of household tasks by gender in Great Britain. यहाँ पे एक और चार्ट हम देख रहे हैं जो बता रहा है कि हाउस होल्ड का जो काम है, यूजुअली इंडिया में हम ये नहीं देखते. हाँ, इंडिया में यही कंफर्म्ड होता है, फॉर श्योर होता है कि लेडीज है या मम्मी है वही घर का काम करेगी, चाहे वो जॉब कर रही हो चाहे वो बिजनेस कर रही हो. पर जो मेल है वो चाहे जॉब कर रहे हो या कुछ भी ना कर रहे हो फिर भी वो घर का काम नहीं करेंगे, गेटिंग. बट यहाँ जो हम चार्ट्स देख रहे हैं वो बता रहा है कि हाउस होल्ड का काम कैसे डिवाइड किया गया है, राइट. या ये जो टास्क है, राइट, ये जेंडर वाइज किस तरीके से डिवाइड किया है ग्रेट ब्रिटेन में, और इस पर हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है. और यहाँ बोला है नॉट मोर देन 200 वर्ड्स. लेट्स सी. So this is the chart. Division of household task by gender in Great Britain. एक साइड दिया है मिनट्स पर पर्सन पर डे. मिनट्स पर पर्सन पर डे यानी एक दिन में कौन सा पर्सन कौन सा काम करता है. अब यू कैन सी द रेड वन इज फॉर मेल्स एंड द ब्लू वन इज फॉर फीमेल्स. ठीक है. अब नीचे देखो कि वहां टास्क दिए हैं कि फर्स्ट टास्क इज कुकिंग, बेकिंग, वॉशिंग अप. तो यूजुअली हम देखते हैं मेल्स जो है ग्रेट ब्रिटेन में वो सिर्फ 30 मिनट्स का काम करते हैं, और मतलब 30 मिनट्स ही ज्यादातर उनका होता है. बट सबसे ज्यादा हाईएस्ट काम करता है फीमेल्स, यानी पूरे दिन भर हम ले लो तो या वो भी चलेगा. अगेन मैं बोलूं यहाँ पे पर मिनट्स पर पर्सन पर डे बोला है. एक दिन में एक पर्सन कितना मिनट काम करता है. ठीक है. फिर दूसरा आता है क्लीनिंग हाउस, टाइडिंग. यहाँ पे देखो कि मेल्स रेशियो बहुत कम है. यहाँ वो अराउंड 12 और समथिंग 13 काम कर रहा है, 13 मिनट्स, और फीमेल्स काम करती है 58 मिनट्स अराउंड. फिर आता है गार्डनिंग एंड पेट केयर. ये ज्यादा मेल्स कर रहे हैं यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व.
राइट। मेल्स कितना मिनट्स इसमें अपना टाइम देते हैं, दैट इज अराउंड 50 और 49 पॉइंट समथिंग मिनट्स, एंड फीमेल्स गिव्स 21 एंड समथिंग मिनट्स। ओके, फिर आता है कोर ऑफ ओन चिल्ड्रन एंड प्ले, सॉरी केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन एंड प्ले, बच्चों के साथ खेलना कूदना और उनका केयर करना, इसमें मेल का हाथ कम है, मेल कम मिनट्स देते हैं, दैट इज अराउंड 20 मिनट्स, एंड females gives around 45 minutes. ठीक है, so on, यहाँ पे work divisions you have observed. Now let's see the paragraph. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखो, यहाँ एक तो डिटेल में दो चीजों को हमें कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, तो यहाँ का इंट्रोडक्शन बड़ा है अकॉर्डिंगली। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ मिनट्स पर डे स्पेंड बाय द ब्रिटिश मैन एंड वुमेन इन डूइंग हाउस होल्ड टास्क। पहले तो ये बता दिया कि चार्ट क्या बताता है। चार्ट समझा रहा है कि मिनट्स, नंबर ऑफ मिनट्स एक दिन में कितना स्पेंड करते हैं ब्रिटिश मैन और वुमेन अपना हाउस होल्ड काम करने में। ऑन एन एवरेज द वुमेन स्पेंड अबाउट 4 hours डूइंग हाउस होल्ड टास्क। ऑन एन एवरेज देखो तो वुमेन्स को कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं अपना घर का काम खत्म करने में, whereas मैन स्पेंड्स लेस देन 2.5 hours। और मैन जो है वो अपने घर के काम में सिर्फ 2 से लेस देन 2.5 hours यानी 2.5 घंटे से भी कम ध्यान देते हैं, जबकि विमेन सबसे ज्यादा ध्यान देती है और ज्यादा काम करती है। नाउ सॉरी, कंटेंट देखते हैं। द टास्क ऑन विच वुमेन स्पेंड मोर टाइम देन मैन, सबसे ज्यादा वुमेन्स कौन से टास्क में टाइम लेती है? कुकिंग में, यानी सबसे ज्यादा कौन सा काम वुमेन्स करती है? तो कुकिंग करती है, क्लीनिंग हाउस, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड लॉन्ड्री। ये सबसे ज्यादा ऐसा टाइम था जहां वुमेन्स को ज्यादा अपना टाइम देना पड़ता है, और मैन यहाँ काम नहीं करते इसलिए, या कम करते हैं। एंड डूइंग ऑल दिस टास्क, और इन सारे टास्क को कंप्लीट करने में वुमेन को अप्रोक्सीमेटली 200 मिनट्स लग जाते हैं। यहाँ पे कैसे सारे मिनट्स को प्लस करके सम अप करके अप्रोक्सीमेटली बोला है, नॉट द एग्जैक्ट टाइम दिया, अप्रोक्सीमेटली यानी आसपास 200 मिनट्स लग जाते हैं। 200 मिनट्स के हिसाब से विच इज ऑलमोस्ट 3 times द टाइम स्पेंड बाय द मैन इन दिस टास्क। और अगर यही कुकिंग, क्लीनिंग और टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन और लॉन्ड्री का अगर हम मैन्स का मिनट्स कैलकुलेट करें, तो ये मैन्स के मिनट्स के कैलकुलेशन में 3 दुगना ज्यादा काम वुमेन्स कर रही है। On the other hand, men spend twice the time than women in doing tasks like gardening and maintenance of odd jobs in the house. और दूसरी जगह men सबसे ज्यादा twice time यानी दुगना टाइम अपना कहाँ दे रहे? गार्डनिंग में या और जॉब्स जो होते हैं उसको मेंटेनेंस करने में घर के। ठीक है, मैन स्पेंड द हाईएस्ट टाइम ऑलमोस्ट 50 मिनट्स, और मैन इस काम में सबसे ज्यादा टाइम मतलब दे रहे हैं अपना 50 मिनट्स ऑलमोस्ट देते हैं गार्डनिंग और पेट केयर के लिए, और वही वुमेन उसके लिए कितना टाइम देती है? 30 मिनट्स इस टास्क के लिए। द टाइम स्पेंड बाय मैन इन वॉशिंग, अब अगर हम वॉशिंग, आयरनिंग, सीविंग क्लोथ्स ये सब देखें तो उसमें बहुत कम टाइम मैन का होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है लोएस्ट 2 मिनट्स पर डे, दिन के 2 मिनट्स भी नहीं वो इस टास्क में देते हैं, राइट। और वही विमेन्स इस टास्क के लिए 25 मिनट्स अपने लगा देती है अप्रोक्स। सो इन शॉर्ट, अब यहाँ कंक्लूजन आ गया, इन शॉर्ट वुमेन स्पेंड फार मोर टाइम डूइंग हाउस होल्ड कोर्स। तो वुमेन सबसे ज्यादा अपना टाइम देती है अपने घर के टास्क को, राइट। और वही मैन जो है, मैन प्रेफर्स टू डू, और मैन सबसे ज्यादा ऐसा काम करता है जैसे गार्डनिंग, पेट केयर और दूसरे और जॉब्स करना। ठीक है, सो दिस वाज दैट कि हमने कैसे, अगर ऐसा कोई चार्ट दिया हो, ठीक है, ग्राफ दिया हो, तो आप कैसे अंडरस्टूड करोगे, वो हमने दूसरा एग्जांपल देख लिया। अब यहाँ पे जो देख रहे हो ये सैंपल्स ऐसे है कि अलग अलग ये पाई चार्ट्स यू कैन सी, जिसमें प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी, उसके बारे में दिया है। फिर आया है दूसरा है दुबई गोल्ड सेल्स 2002, दुबई में कितने हद तक गोल्ड सेल हुआ 2002 में, उसके बारे में दिया है पूरे ईयर इंफॉर्मेशन। तो ये लाइन हो गया, ये पाई चार्ट हो गया। अब ये टेबल फॉर्म हुआ, सी इंटरनेट एक्टिविटीज बाय एज ग्रुप यानी सारे एज के ले लेते हैं, और वो कितना टाइम अपना इंटरनेट एक्टिविटीज में डालते हैं। सी यहाँ पे एज ग्रुप को डिवाइड किया है टीन्स
20s 30s 40s 50s और 60s 70s एज में। टीन यानी छोटे बच्चे, उसके बाद 20 ईयर के जो आ गए वो 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से। एक्टिविटीज देखा दिया है, गेट न्यूज, ऑनलाइन गेम्स, डाउनलोड। यू कैन फाउंड के सबसे ज्यादा बच्चे जो है, टीन्स जो है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं या इंटरनेट एक्टिविटीज में अपना ज्यादा टाइम निकालते हैं ऑनलाइन गेम्स में, राइट, विच इज 81। ओके, सो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, ठीक है, लाइन्स, टेबल्स, क्लूज, ऐसा बहुत कुछ होता है जो डाटा एनालिसिस में यूटिलाइज होता है। सो होप यू गेट दिस लेक्चर वेरी वेल। आई होप कि अब डाटा एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा, राइट। सो इफ you have any queries, you can talk to me. Up till bye bye, take care all of you.